हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन एनजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं और बहुत सारी ई बुक हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्विकली रिवीजन करते हैं। अभी 31 अक्टूबर को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व बचत दिवस। स्टैच्यू ऑफ बिलीव का उद्घाटन दोस्तों राजसमंद राजस्थान में किया गया। ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया की। सुल्तान जोहर कप भारत ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और ब्राजील के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं लूला डा साल्वा, तीसरी बार बने हैं। और अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसके अलावा ग्वालियर मध्य प्रदेश में उद्भव उत्सव आयोजित किया गया। स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया है। वहीं पोलैंड ने दोस्तों अमेरिका के सहयोग से अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की पेशकश करी हुई है। भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक ये तीनों देशों की नौसेनाएं ने मिलकर के तंजानिया में एक त्रिपक्षीय अभ्यास किया है, जो कि अफ्रीका में भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास था। उड़ीसा राज्य सरकार ने कक्षा 4 से लेकर के स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन स्तर तक के छात्रों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत करने की घोषणा करी हुई है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट डे। तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर अभी 1 अक्टूबर को भी तो विश्व शाकाहारी दिवस आपने बताया था। बिल्कुल बताया था, वो वर्ड वेजिटेरियन डे था, ये वर्ड वेगन डे है। दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। ये 1 नवंबर को जो मनाया गया ना, ये वर्ड वेगन डे है, और 1 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो वर्ड वेजिटेरियन डे है। दोनों में अंतर बहुत ही बारीक है, ध्यान समझिएगा। वेगन डे एक्चुअली में एक डाइट प्लान होता है। डाइट प्लान पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड जो होता है, मतलब इसमें भी मांसाहार का यूज नहीं किया जाता है। इस डाइट प्लान में भी पूरे के पूरे शाकाहार का ही यूज किया जाता है, लेकिन ये एक डाइट प्लान टाइप्स का होता है। दोस्तों शाकाहारी भोजन में दूध व डेयरी अन्य पदार्थ शामिल रहते हैं जनरली। जैसे आप वेजिटेरियन हो तो आप दूध और डेयरी के अन्य पदार्थ भी खा सकते हो, लेकिन वेगन डाइट जो होता है ना, इसमें दूध, डेयरी, यहाँ तक कि शहद को भी खाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए वर्ड वेजिटेरियन डे तो आप 1 अक्टूबर बताएंगे, और वर्ड वेगन डे पूछा जाएगा तब आप 1 नवंबर बताएंगे। इसका शब्द दोस्तों डोनाल्ड वाटसन ने दिया था, वेजिटेरियन से ही ये भी निकला हुआ है। 1994 में ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था, ठीक है, द वेगन सोसाइटी के द्वारा। अब द वेगन सोसाइटी का 50वां वर्षगांठ पूरा हुआ था इसी दिन, तो इसीलिए ये दिन चुन लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ बना? अब फिर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मिलेगी। कंफ्यूजन क्या मिलेगी? आप कहोगे सर 53वां टाइगर रिजर्व तो आपने कुछ दिन पहले बताया था गुरु घासीदास नेशनल पार्क को बनने वाला है। बिल्कुल, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है या कहें गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है, जो एक्चुअल मामले में कहेंगे तो ज्यादा सही पड़ेगा, तो गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है वो 53वां बनने वाला था। लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में दोस्तों एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उसको 53वां टाइगर रिजर्व का टैग मिल गया, यानी इससे पहले इसका नंबर आ गया। ठीक है, तो गुरु घासीदास अभी भी पेंडिंग में है। मैंने आपको बताया था कि 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, 53वां बनने वाला था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, लेकिन उसकी जगह पर अभी पहले इसको मंजूरी मिल गई है। यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि चित्रकूट में है। तो अब हो सकता है आगे 54वें स्थान पर गुरु घासीदास को मौका दिया जाए। हालांकि लिस्ट में वो है टॉप पर, तो हो सकता है आगे जल्द ही आपको वो भी देखने को मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा 53वां कौन सा है, यही वाला बनने वाला है। इवन जब बातचीत उठी थी तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ने भी उसे 53वां बता करके प्रेजेंट किया था अपने आर्टिकल में, और मैंने आपको शो भी कराया हुआ था। इसी वजह से मैं आपको आर्टिकल्स वगैरह भी दिखाया करता हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो होगा ये 53वां बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व बनने वाला है। इसकी घोषणा अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की हुई है। चित्रकूट जिले में यह स्थित है
और यूपी का चौथा है। तो बाकी 3 कौन से हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। यूपी लेवल के जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, अभी एक गणना की गई थी 2018 में, जिसमें टाइगर्स की कैलकुलेशन करी गई थी देश भर में। तो देश भर में 2967 बाघ निकल करके आए थे, जिसमें 173 बताया गया था कहां पर है? यूपी में है। तो ये चित्रकूट जिला जो बुंदेलखंड के एरिया में आता है वहां पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इसकी। आपको याद होगा अभी पन्ना टाइगर रिजर्व से ही एक और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के द्वारा मंजूरी मिली हुई है। क्या नाम है उसका? दुर्गावती, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा उसको अभी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता नहीं मिली है, इसलिए उसको हम लोग 53वां नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा भी मंजूरी मिली है। अब उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश देखोगे आप तो इंडिया के मैप में यहाँ पर रहा, लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। यहाँ पर झीलों में अगर बात करें तो रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील वगैरह है। दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इटावा लायन सफारी है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी आप याद रखेंगे। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया ये प्रमुख लोक नृत्य हैं और पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर एक मामलों में ये सबसे ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जिले भी सबसे ज्यादा है, विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा है, विधान परिषद में सीटें, लोकसभा में, राज्यसभा में, सब जगह सीटें उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। क्लियर है इतना? एक चीज मैं और वो भूल गया बताने को आपको, 106 नेशनल पार्क टोटल भारत में है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 53 हो चुके हैं, 106 नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए कितने विशेष अभियानों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया? तो 2022 के लिए दोस्तों अभी 4 विशेष अभियानों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया है। अब 4 विशेष अभियानों के लिए 63 पुलिसकर्मी यानी 63 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा इस बार। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है सरदार पटेल बर्थ एनिवर्सरी यानी 31 अक्टूबर के दिन ये अवार्ड दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑनर्ड द हीरोज विद यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल कैंपेन मेडल 2022। तो 63 पुलिसकर्मियों को यह सम्मानित किया जाएगा। 2018 से ही ये दिया जाना शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली जो पुलिस फोर्स है उनको दिया जाता है, उनमें से चुनिंदा पुलिसकर्मियों को दिया जाता है उनके काम के लिए, ठीक है। तो हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा करी जाती है। अगला, मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? इसको भी जीत लिया है मैक्स वर्सटेपन ने। मैक्स वर्सटेपन इस बार धूम मचाए हुए हैं, 14 रेस जीत चुके हैं इस सीजन में। मात्र 2022 में ही अगर देखा जाए तो 14 रेस अकेले जीत चुके हैं। मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स भी ये जीत गए हैं। इसके अलावा ये मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले ये इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। 4 बार ये जीत गए हैं मैक्सिकन फार्मूला 1 रेस, ठीक है। चौथी बार इन्होंने जीता हुआ है। तो यहां पर आप देख पाओगे मैक्स वर्सटेपन टेक्स 14th विन ऑफ द 2022 सीजन। 14वीं इनकी इस सीजन की जीत है। 34 रेस टोटल अपने करियर में जीत चुके हैं, 14 रेस तो अभी जीते हैं। रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे, हाल ही में किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने घोषणा करी है कि वो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा या लॉन्च कर दिया है कहें। 1 नवंबर को उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है डिजिटल करेंसी का। डिजिटल करेंसी देखो दोस्तों अलग है और ई रूपी वाला जो मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट बताया था वो अलग है। ई रूपी जो बताया था मैंने वो एक योजना थी, ठीक है, कुछ महीनों पहले जब आई थी। तो ई रूपी एक योजना है, ये एक डिजिटल करेंसी वाला सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए अब इसका परीक्षण या पायलट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है और देखा जाएगा क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। तो डिजिटल करेंसी की पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गई। लेकिन एक चीज और, ये थोक खंड में, थोक मतलब कि अभी होलसेल में ही ये शुरू किया गया है। अभी रिटेल के लिए इसकी टेस्टिंग नहीं की जा रही, होलसेल में इसका वो देखा जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे आरबीआई टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है ना, तो एक छोटे स्केल पर उसे लॉन्च करके उसका रिस्पांस देखा जाता है और इससे ये पता लग पाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है अगर बड़े स्केल पर लॉन्च होगा तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जिससे छोटी ही आबादी इफेक्टिव हो, मतलब एक छोटे रूप में टेस्टिंग की जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि बीटा टेस्टिंग, जैसे आप कोई देखते हो जब एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो उसका बीटा टेस्टिंग आता है।
तो उसमें क्या होता है, कुछ गिने चुने लोगों के मोबाइल में वो, या कुछ मोबाइल में कुछ सैंपल में वो एक्टिवेट किया जाता है और चेक किया जाता है इसका क्या यूज है, किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए अभी 9 बैंक को इसने सहमति भी कर ली है। ये 9 बैंक यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने लिख रखी है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से इसे जाना जाएगा, सीबीडीसी के नाम से इसे कहा जा रहा है। इसे डिजिटल रुपया भी आप लोग कह सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ये जारी किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये भी क्रिप्टो करेंसी है? डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आप अभी तक सुनते आ रहे हो। तो देखो, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह है, डोजे कॉइन है, ये सभी है। ठीक है, बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, डोजे कॉइन क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन आरबीआई जो लॉन्च कर रहा है ना, ये एक डिजिटल करेंसी होगी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो क्रिप्टो होती है। क्रिप्टो मतलब कि उसमें ना, उसमें कोई कोई एक केंद्रीय संस्था कंट्रोल नहीं करती है, किसी बैंक या कोई भी चीज मीडिएटर का काम नहीं करता है, उसे माइनिंग करके जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो वो क्रिप्टो चेन्स पर, एक ब्लॉकचेन बेस्ड होता है टेक्निक पर। लेकिन जो ये डिजिटल करेंसी होगी ना, ये पूर्णतः आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली होगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी और डिजिटल रूप से कानूनी निविदा होगी, मतलब कि इसका एक कानूनी सहमति भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्टेबल करेंसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक देश पर ही निर्भर करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी स्टेबल करेंसी नहीं होती है, बहुत लॉन्ग इसमें फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आरबीआई के बारे में बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी। आगे, पश्चिम बंगाल की किस योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की अभी लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, बहुत ही फेमस योजना है। और इस योजना को अभी स्कॉच अवार्ड मिला है, स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड मिला है। ठीक है, ये योजना पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अगस्त 2021 में शुरू की गई थी और ये महिला एवं बाल विकास कैटेगरी में शुरू की गई थी, उनके लिए शुरू की गई थी। इसके तहत क्या था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्हें 500 रुपए, और एससी कम्युनिटी के जो थे, शेड्यूल कास्ट के और एसटी कास्ट के जो थे, उनको 1000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, तो महिला मुखिया को ये अनुदान दिया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की एक बहुत बड़ी योजना मानी गई है, तो इस वजह से इसको ये अवार्ड मिला है, स्कॉच पुरस्कार। ठीक है, प्लेटिनम कैटेगरी में। आपको याद होगा अभी मई 2022 में ही पश्चिम बंगाल ने एक और अवार्ड जीता था, वो स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार था, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं, ये भी स्कॉच पुरस्कार जीत चुके हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अब पश्चिम बंगाल आया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी होती है कोलकाता। यहाँ पर आप इंडिया के मैप में देख पाओगे पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, सिंचल झील वगैरह है। सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ढाल नृत्य, काठी नृत्य भी मनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, इधर सिक्किम से भी शेयर करता है और इधर असम से भी अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। आगे, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सीएम योगी इनॉग्रेट नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डेटा सेंटर एट ग्रेटर नोएडा। इसका नाम होगा योट्टा योट्टा D1। क्या नाम होगा? योट्टा योट्टा D1। 5000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। तो योट्टा योट्टा D1 जो है हाइपर सेल स्केल डेटा सेंटर होगा और इस पार्क में 3 लाख स्क्वायर मीटर में ये क्योंकि बन रहा है, तो इसमें 6 डेटा सेंटर तक बनाए जा सकते हैं। अभी और डेटा सेंटर इसमें बनेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मोस 2022 की ई बुक आ चुकी है। जनवरी से अक्टूबर तक का पूरा कंप्लीट कवरेज होगा। 100% कवरेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी प्रश्न डिटेल व्याख्या के साथ आपको मिल जाएंगे। मोस्ट ट्रस्टेड ई बुक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से ये ई बुक है और इसमें पिछले 10 महीनों का, यानी कि कहें जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का डिटेल करंट अफेयर है, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज। राष्ट्रीय घटनाएं स्टेट वाइज है, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कंट्री वाइज है, और भी सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो अभी यूपी ट्रिपल पेट का जो एग्जाम हुआ था ना, उसके 4 सेट मिल जाएंगे आपको, जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था।
तो उससे आपको दो टाइप के फायदे मिलेंगे। एक तो आपको पता लगेगा ई बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई बुक पढ़ते जाओगे और एंड में सारे क्वेश्चन आपको पेट में मिलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। दूसरा ये आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप ये ई बुक ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। इसके अलावा व्हाट्सएप सुविधा भी है, तो इस पर यूपीआई करके भी आप स्क्रीनशॉट भेज करके प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं, जो भी तरीका पसंद आए आप ई बुक ले सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जल सप्ताह के कौन से संस्करण का आयोजन किया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में जल सप्ताह के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया हुआ है, इसका आयोजन करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक। कहाँ पर? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में इंडिया वाटर वीक का ये 7वां संस्करण आयोजित किया गया। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन पर्पज वही होगा कि जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए, कैसे जल को संचय किया जाए, संरक्षण इसका किया जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ भागीदार कंट्रीज भी शामिल की गई हैं, जैसे डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड वगैरह। आगे, हाल ही में किस राज्य की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू किया? तो नम्मा मेट्रो रेल ये है दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो के तहत आती है और इसने अभी व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू किया है। तो यहां पर आप कर्नाटक लगा दोगे, क्योंकि बीएमआरसी के तहत आती है, बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के तहत ये आती है। तो इसका बीएमआरसी का नम्मा मेट्रो रेल जो है, इसने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है और ऐसा करने वाला ना दुनिया का पहला मेट्रो सिस्टम ये बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नम्मा मेट्रो रेल लॉन्चेस क्यूआर टिकट सर्विस ऑन व्हाट्सएप क्यूआर टिकट सर्विस होगा ये, और एक चैटबॉट होगा क्यूआर बेस्ड पर, वहीं पर लोग व्हाट्सएप के जरिए अपना टिकट बुक कर पाएंगे। ठीक है, एक चैटबॉट होगा टाइप का। ठीक है, तो नम्मा मेट्रो ने ये शुरू किया हुआ है। अच्छा, ये ऐसा करने वाली विश्व की पहली ट्रांजिट सेवा है। मेट्रो आया है तो कुछ रिवीजन करते हैं। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 1984 में। कौन सी मेट्रो सबसे पहले आई? कोलकाता मेट्रो सबसे पहले आई। फिर दूसरी मेट्रो कौन सी शुरू हुई? 2002 में। कौन सी? दिल्ली वाली मेट्रो शुरू हुई 2002 में। अच्छा, दिल्ली मेट्रो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो पहली अंडर वाटर वाली मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर मेट्रो कौन सा है, अंडर वाटर तो आप जान गए, वाटर मेट्रो कौन सी है, तब वाटर मेट्रो आप बताएंगे कोच्चि। कौन सी? कोच्चि जो है वाटर मेट्रो है। अगर पूछा जाए वाटर टैक्सी कौन सी है, यहीं से ये भी टर्म निकलता है। वाटर टैक्सी सुविधा कहाँ शुरू हुआ, तो आप बताएंगे मुंबई में शुरू हुआ है। कहां पर? मुंबई में शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्ट्रा वायलेट रेज से सैनिटाइज करने वाले, कोच को सैनिटाइज करने वाली मेट्रो कौन सी बनी, तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो बनी है। कौन सी? लखनऊ मेट्रो बनी है। ठीक है, ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्म भूषण जमशेद ईरानी जी का निधन हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें दोस्तों स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जमशेद ईरानी जी को पद्म भूषण से सम्मानित थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये थे स्टील मैन ऑफ इंडिया। टाटा स्टील की ये चेयरमैन रहे काफी लंबे समय तक, और टाटा स्टील को ना दोबारा से इन्वेंट करने का श्रेय इनको जाता है, मतलब दोबारा से उसको एक प्रकार से जान डालने का श्रेय इनको जाता है, टाटा स्टील का। ठीक है, तो 86 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया है अभी टाटा हॉस्पिटल में। और टाटा स्टील की तरफ से या टाटा ग्रुप की तरफ से ये बताया गया, संदेश दिया गया कि अब ये नहीं रहे। तो फिलहाल 1986 में टाटा स्टील के अध्यक्ष बने थे। 2011 में ये वहां के टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि अध्यक्ष पद से 2002 में ही ये रिटायर हो गए थे, लेकिन टाटा बोर्ड से 2011 में रिटायर हुए। इनको 1997 में ब्रिटेन की उस टाइम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली, यानी इनके नाम के आगे आप सर लगा सकते हैं। और 2007 में भारत सरकार के द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद ईरानी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन को। किसे? ई श्रीधरन को। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं बीजेपी पार्टी से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। अगर सबसे खारा पानी पूछा जाए तो सांभर लेक आप बताएंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने डिटेल में भी आंसर किया था। आपको आज बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है।
ये किस महापुरुष की मूर्ति है, कितनी ऊंची है, किसने बनाया है, मूर्तिकार कौन है, किस कंपनी ने बनाया है, कितने में बना है, कहाँ पर स्थित है, सारा कुछ आप इसमें बता दीजिएगा। प्रसिद्ध लोकरंग महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो रोजाना जा करके। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द वन लाइनर दिया जाता है, तो वन लाइनर रिवीजन 1 मिनट में अगर आप कर लोगे ना तो दिन भर के लिए आपका हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा कंटेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।